नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। इधर सम्राट चौधरी दिल्ली आने के लिए रवाना हुए, उधर जनता दल यूनाइटेड के खेमे से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई और सम्राट चौधरी जो दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज उनके मुलाकात को लेकर भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया हो गया। और इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना में क्या हुआ और नीतीश कुमार का कौन सा संदेशा लेकर सम्राट चौधरी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और क्यों अब अमित शाह अड़ गए हैं, यानी नीतीश कुमार भी कुछ मुद्दों को लेकर अड़े हुए नजर आ रहे हैं, अमित शाह भी कुछ मुद्दों को लेकर अड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार का संदेशा लेकर सम्राट चौधरी जो तकनीकी रूप से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम लोग बिहार में खासकर ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। वो एक अलग तरह का संदेशा लेकर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। इन तमाम तथ्यों से जुड़ी जानकारी लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक आज क्या क्या हुआ और प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान सम्राट चौधरी को कौन सा वाकया फेस करना पड़ा, मतलब कौन सा दिलचस्प वाकया हुआ, उसकी जानकारी भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर आप स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को, हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। और अब जिनका इशारा मैंने अपनी स्टोरी की शुरुआत में कर दिया था, उनसे जुड़े तथ्यों को एक एक करके आपके सामने रखता हूं। शुरुआत सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी के मुलाकात के दिलचस्प किस्से के साथ करते हैं। बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। एजेंडा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय उन्हें शाम को 4 बजे का दिया गया था। तो दिल्ली में लैंड करने के बाद सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की तरफ रवाना हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि बिहार की धरती से आते हैं, नितिन नवीन से मुलाकात करने के लिए। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पहुंचे, उनके पहुंचने और ऊपर जाने तक में जो 1.5 से 2 मिनट का जो वक्त लगता है, उसी बीच वो अचानक वापस बैरंग रवाना हो गए और फिर पता लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आ गया है और अब 4 बजे की बजाय मुलाकात के लिए तुरंत उनको बुला लिया गया है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय मुख्यालय से भागे भागे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मुख्यमंत्री पहले बीजेपी कार्यालय जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए, अन्य नेताओं से मुलाकात करने के लिए, और बिना मुलाकात किए ही उन्हें वापस लौटना पड़े। इसलिए नहीं कि मुलाकात करने वाला व्यक्ति व्यस्त था, बल्कि इसलिए कि बीजेपी के शीर्ष नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा कि सारा काम धाम छोड़ के आ जाओ, 4 बजे का समय दिया था लेकिन मुझे अभी ही मुलाकात करनी है। तो एक ये दिलचस्प किस्सा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात करने के बाद सम्राट चौधरी क्या फिर से भाजपा मुख्यालय जाते हैं नितिन नवीन से मुलाकात करने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। अब तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक वो प्रधानमंत्री के सरकारी आधिकारिक आवास पर ही बैठे हुए हैं, 7 लोक कल्याण मार्ग पर। एजेंडा भी बता देता हूं, ये बताया जाएगा कि औपचारिक मुलाकात है, शिष्टाचार मुलाकात है। प्रधानमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को जो है वो बिहार में कैसे शासन प्रशासन सरकार चलाया जाए, इसके गुर वो सिखाएंगे। और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मंत्रिमंडल तो अभी कायदे से बना ही नहीं है, एक मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, 2 उप मुख्यमंत्री हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी कि किन किन नामों को शामिल किया जाए। क्योंकि जिस तरह से विजय सिन्हा पूरे बिहार में घूम घूम कर अपनी नाराजगी की खबरों को और ज्यादा हवा देते हुए नजर आ रहे हैं, परशुराम की जयंती पर तो मुजफ्फरपुर जाकर वो फरसा लहराते हुए नजर आए। और जिस तरह से भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बनने के महज 48 से 72 घंटों के अंदर ही विजय सिन्हा की सुरक्षा घटा दी गई, तो सम्राट चौधरी बनाम विजय सिन्हा की लड़ाई अब बीजेपी में इसके किस्से जोर शोर से जारी है और बिहार में कयासों का, खबरों का दौर भी लगातार जारी है। विजय सिन्हा
जो पहली सरकार में यानी नीतीश कुमार की सरकार में नंबर 3 की भूमिका में थे, अब क्या विजय सिन्हा नंबर 4 या नंबर 5 की भूमिका में सम्राट चौधरी की सरकार में शामिल होंगे? जिस सम्राट चौधरी से उनकी अदावत के किस्से बहुत पुराने हैं, क्या उन्हीं सम्राट चौधरी को अपना बॉस मानते हुए उन्हीं के मुख्यमंत्री वाली सरकार में वो मंत्री के तौर पर शामिल होंगे? और नहीं होंगे तो फिर उनको क्या बनाया जाएगा? इसको लेकर भी कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। बताया गया कि संगठन और सरकार में तालमेल स्थापित करने के लिए उनको शायद प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अमित शाह ने सीधे सीधे मना कर दिया कि हमने तो कुछ दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष अपना नया बनाया था, तो अब प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। गेंद को विजय सिन्हा के पाले में डाल दिया गया है कि वो मंत्री बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। तो ये तो एक तर्क है। एक और भी बात बताई जा रही है, प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति बनाई है कि महिला आरक्षण से जुड़े जो परिसीमन विधेयक जो पारित नहीं हो पाया, उसको लेकर उन्होंने कहा कि पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां वहां विधानमंडल का सत्र बुलाया जाएगा और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और बिहार शायद पहला राज्य हो सकता है, यानी बिहार में सबसे पहले विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें बाकायदा सरकार की तरफ से या बीजेपी के वरिष्ठ नेता की तरफ से निंदा प्रस्ताव रखा जाएगा और यह आरोप लगाया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों ने महिला आरक्षण के बिल को पारित नहीं होने दिया, इसलिए यह विधानसभा या विधान परिषद ये सदन जो है वो उनकी निंदा करती है। तो बिहार ये पहला राज्य हो सकता है। हालांकि बीजेपी के इस एजेंडे पर नीतीश कुमार कितना साथ देते हुए नजर आएंगे और पहला राज्य बिहार बने, क्या नीतीश कुमार इस पर सहमत होते हुए नजर आएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो विवाद का विषय है, मंत्रिमंडल फेरबदल तो है ही, बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है वो तो है ही, नीतीश बनाम मोदी के मॉडल को भी लेके घमासान मचा हुआ है। नीतीश ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी उनके मॉडल के हिसाब से सरकार चलाए, लेकिन टोपी वाले एपिसोड के बाद से जनता दल यूनाइटेड में भी बौखलाहट है कि सम्राट चौधरी जो नीतीश के मॉडल पर सरकार चलाने का वादा करके मुख्यमंत्री बने या बनाए गए, वो मोदी के मॉडल पर चलना चाहते हैं क्या? और उसके बाद से निशांत कुमार लगातार बार बार बयान दे रहे हैं। तो एक तो टसल है ही, और सीधे सीधे नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शायद नीतीश कुमार का आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। वो बिहार सरकार को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो उस पर नीतीश कुमार की छाप है इसको स्थापित करना चाहते हैं डंके की चोट पर। लेकिन अब बीजेपी के साथ भी दिक्कत है कि अब उन्हें भी तो ये बताना है अपने कैडर को, जो नाराज है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने से, उनको ये बताना तो है कि बीजेपी की सरकार है, आरएसएस को बताना है कि उनके विचारधारा की सरकार है। और ऐसे में सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके शपथ ग्रहण में भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे थे, बधाई देने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर काफी समय लगा दिया था। तो इस मुलाकात में काफी कुछ सम्राट चौधरी को साफ तौर पर बताया जाएगा और हो सकता है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर अपनी मजबूरियों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बताते हुए नजर आए, बोलते हुए नजर आए। और जैसा कि मैंने बताया कि सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हुए, जनता दल यूनाइटेड से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई। जनता दल यूनाइटेड में भी कई तरह के द्वंद्व जो है वो जारी है, क्योंकि बहुतों को समझ ही नहीं आ रहा कि अब आखिर होना क्या है जनता दल यूनाइटेड के साथ। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की कल बैठक हुई थी, जिसमें विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेदारी बाकायदा एक प्रस्ताव पारित करके नीतीश कुमार को दे दी गई थी। और नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार को जनता दल यूनाइटेड का विधायक दल का नेता चुन लिया है। श्रवण कुमार उप मुख्यमंत्री यानी जेडीयू के कोटे से उप मुख्यमंत्री बनने की रेस में भी आगे चल रहे थे, उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को यह हिंट दे दिया गया था, बता दिया गया था, क्योंकि 3 दिन पहले ही उनको सिक्योरिटी दी गई थी, उनको सुरक्षा दी गई थी। और अब जनता दल यूनाइटेड ने यानी नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया है कि श्रवण कुमार जनता दल यूनाइटेड विधायक दल के नेता होंगे। नीतीश कुमार की मंजूरी के बाद विधानसभा को नाम भेजा गया था, जिसके बाद विधानसभा की ओर से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हालांकि यह भी अजीब बात है कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे से बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री कोई और है और विधायक दल का नेता कोई और है। यानी इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अब पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए जनता दल यूनाइटेड को किसी एक हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए डिप्टी सीएम उन्होंने किनको चुना? एक बहुत पुराने अनुभवी नेता को, एक अपने करीबी नेता को।
बेटे को लगातार वो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से बैठक करने के लिए कह रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल का नेता उन्होंने चुन लिया। एक विधायक को, वरिष्ठ नेता तो हैं लेकिन अभी फिलहाल वो विधायक है श्रवण कुमार। आगे मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे वो मुझे लगता है कि ज्यादा संभावना है कि शायद मंत्री ना बनाया जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिप्टी सीएम ऊपर है जो विधायक दल के नेता नहीं है। और अगर ये विधायक दल के नेताओं के मंत्री बनेंगे तो डिप्टी सीएम से तो नीचे ही होंगे। ये तमाम तरह की तकनीकी चीजें हैं, हालांकि राजनीति में इन तकनीकी चीजों को देखा नहीं जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से आप देखिए एक एक करके कि एक तरफ उन्होंने पूरे बिहार को संदेशा दे दिया कि भैया सम्राट चौधरी का चयन मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डाल के अपने वोट बैंक को संदेशा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को संदेशा दे दिया। और सम्राट चौधरी ने जब टोपी नहीं पहना तो सुबह सवेरे नीतीश कुमार उनके घर पे पहुंच गए। अब क्या कहा कैसे कहा पता नहीं। उसके बाद से निशांत कुमार जो है लगातार अलग अलग तरीकों से बयान दे रहे हैं और उसके बाद पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के एजेंडे पर नीतीश कुमार उतर गए हैं। विधायकों की बैठक में कहा अपने अपने क्षेत्र में जाइए, लोगों के काम करवाइए, मैं भी बिहार में घूमूंगा, यात्रा करूंगा और 2030 में 200 सीट जीतने के लक्ष्य के साथ चुनावी तैयारी कीजिए। यानी मान के चल लीजिए कि नीतीश कुमार के मन में कुछ न कुछ तो चल रहा है और बार बार यह कहा जा रहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड में एकनाथ शिंदे कौन बनेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जैसा कि मैंने कहा मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, सम्राट चौधरी के जरिए अपने एजेंडे को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे जो बड़ी ताकत है वो उनके 85 विधायक होना है और भारतीय जनता पार्टी कब तक नीतीश कुमार की मनमर्जी को बर्दाश्त कर पाएगी ये हमें देखना होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अब सही मायनों में नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर नए एकनाथ शिंदे की तलाश शुरू कर दी है। कौन बनेगा नीतीश कुमार की पार्टी में नया एकनाथ शिंदे? अगर आपको किसी नाम पर शक हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर आपका क्या मानना है ये भी जरूर बताइएगा। और बताया तो यहां तक जा रहा है, पहले कहा गया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का गठन होगा, लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि शायद अगले 4 या 5 दिनों में, शायद 25-26 अप्रैल के आसपास हो सकता है कि बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हो जाए। यानी बीजेपी के कोटे से और जनता दल यूनाइटेड के कोटे से, चिराग पासवान की पार्टी के कोटे से, जीतन राम मांझी की पार्टी के कोटे से और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कोटे से मंत्री शपथ ले ले। कई मंत्री बदले जाएंगे, लगभग 1 दर्जन के लगभग मंत्री जो है 10 से 11 मंत्री बताए जा रहे हैं बदले जाएंगे। और कौन कौन बदले जाएंगे? नए चेहरे, युवा चेहरे को मौका देने की बात कही जा रही है। अगर इसको लेकर भी आपके पास कोई नाम हो तो जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से कौन कौन बनने जा रहा है बिहार की सरकार में मंत्री, और विजय सिन्हा के साथ क्या होने जा रहा है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर हमारे वीडियो को 2-4 लोगों तक शेयर भी कर सके तो ये भी बहुत अच्छा होगा। और अगर आप चाहे और अगर आपकी इच्छा है और आप महीने का 89 रुपए खर्च करने को तैयार है तो स्पेशल व्यूवर के तौर पर, मेंबर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।